21 days and what we are going to offer you as a in property valuation courses. तो इसके अंदर एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ. एक सेकेंड खाली. Okay, it is visible to all. Yes sir. Okay. तो हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कोर्स के लिए इसका बहुत ज्यादा स्कोप और बहुत ज्यादा डिमांड करंटली हमारे पास आ रहा था फॉर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फील्ड के लिए. रियली इमर्जिंग करियर इन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन. Actually I am working with an bank and I'm also a property valuer and have also an experience in construction industry since the last 5 to 6 years. So I'm going to share you some glimpse which we are going to do in next 18 days. So here we are starting with the first slide and why this course is necessary. Actually हम लोग ये कोर्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम देख रहे हैं तो 135 CR के आसपास हो चुकी है, जिसके अगेंस्ट में सबको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, सबको अपना बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है. तो इसके साथ जो IBPI हमारा जो सर्टिफिकेट लाइसेंसिंग कोर्स होता है, जिसके बाद आप एक रियल एस्टेट वैल्यूअर बन जाते हो, रियल एस्टेट वैल्यूअर बन सकते हैं. तो वो खाली 5065 ही रजिस्टर्ड हैं ऑल इंडिया में. 135 करोड़ जनसंख्या में खाली 5165 ही हमारे पास रजिस्टर्ड वैल्यूअर है. तो उसके अगेंस्ट में जो अगर हम सिविल इंजीनियर की बात करें तो सिविल इंजीनियर में लैंड एंड बिल्डिंग आता है, जिसमें जमीन और कंस्ट्रक्शन का वैल्यू किया जाता है. वो खाली 2500 के आसपास ही हमारे पास पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जो कि बैंक या फिर NBFCs में इन पैनल होके आपको वैल्यूएशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई प्रैक्टिकल आपको कहीं पे थर्ड पार्टी वैल्यूएशन की जरूरत है तो वो वहां से प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ से ही आपको डिमांड पता चल जाता है कि आपको एज ए वैल्यूअर करियर का ऑप्शन क्यों देखना चाहिए. ये जस्ट स्क्रीनशॉट है जो IBPI से रजिस्टर्ड वेबसाइट से लिया गया है. आप वहां पे जाके खुद चेक कर सकते हैं. ओनली 2578 लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर्स आर देयर इन 135 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया. एंड सेकेंड वन इज की IBEF है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जो कि रियल एस्टेट पे वर्क करता है. तो वो उसने एक डेटा जारी किया था बीच में नवंबर 2022 के अंदर की अपकमिंग मार्केट के हिसाब से 1000 करोड़ का रियल एस्टेट का फोरकास्ट है. 1000 करोड़ US बिलियन डॉलर का फोरकास्ट है, जहां पे इंडियन मार्केट के अंदर रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ने वाली है 1000 करोड़ तक. तो ये सेकंड पॉइंट होता है जिससे हम लोग इसको एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को एक अपना फ्यूचर इमर्जिंग करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हैं. ओके, ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि हमारा जो ये 21 डेज का क्रैश कोर्स बोल सकते हैं आप एक तरह से, कि आपको बेसिक्स बताया जाएगा कि हम वैल्यूएशन फील्ड में कैसे अपना करियर देख सकते हैं. अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर वर्क कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से कहीं पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, आपको बेसिक्स तो सब आइडिया होगा इस इंजीनियरिंग के बारे में, बट एक करियर अपॉर्चुनिटी निकल के आती है जहाँ पे सेल्स पर्सन भी एक पॉइंट ऑफ उसमें आता है कि जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी डेवलपर ने कंस्ट्रक्ट की है, उसके अंदर 500 यूनिट है, 500 यूनिट की प्रॉपर्टी कोई डेवलपर कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है. तो 500 यूनिट की प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे तो सोल्ड नहीं हो जाता कभी भी. तो उसमें सेल्स का जो बंदा होता है वो एक रेट फाइनल करता है कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी जो भी है 40 या 50 lakhs में बेचूंगा या फिर उससे ज्यादा बेचूंगा जी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और उसके हिसाब से वो अपनी एक वैल्यूएशन फैक्स करते हैं, उसके हिसाब से वो डील करते हैं. बट जो बैंक्स होती है, जो हम एज ए सिविल इंजीनियर होते हैं, मार्केट के अंदर जो नॉन टेक्निकल पर्सन है जो परचेज कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, उसको उस प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू नहीं पता होती, और वो कोई भी डेवलपर के पास जाता है और वो बोलता है वहां पे कि मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, और वो डेवलपर उसको बोलता है कि सर्टेन अमाउंट प्राइस कोट करता है, जिससे कि अगर 2 BHK का फ्लैट है तो 25 से 26 लाख का अगर वो बोल रहे हैं कि मैं वो सोल्ड करता हूँ, तो क्या वो प्रॉपर्टी उतने की वर्थ करती है, क्या वो प्रॉपर्टी का उस लोकेशन में उतना वैल्यू है नहीं है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करते हैं हम लोग एज अ प्रॉपर्टी वैल्यूअर, जो कि एज अ फॉर एजुकेशन वो एक सिविल इंजीनियर हो सकता है या फिर वो मास्टर्स इन वैल्यूएशन किया हो सकता है. तो ये 2 कंडीशन में एक वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये कोई भी एक लैंड प्लस बिल्डिंग
क्या वर्थ करती है करंट मार्केट के हिसाब से। तो हम डे 1 में जस्ट अपन देखेंगे यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूअर कौन हो सकता है, वैल्यूएशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एज ए करियर ऑप्शन कैसे देख सकते हैं, व्हाट स्किल रिक्वायर्ड टू बी अ प्रॉपर्टी वैल्यूअर। ये एक फंडामेंटल चीज है जो इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग पहले दिन ही डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है एज ए वैल्यूअर, हमको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, हमको नहीं आनी चाहिए, क्या है मार्केट जॉब फैसिलिटी, वो सब देखेंगे डे 1 में। फिर उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो डे 2 के बाद जाते हैं तो करियर क्या होगा हमारा फ्यूचर में, मतलब कि करियर इन वैल्यूएशन क्या हो सकता है, उसका हायरार्की देखेंगे कि अगर हम बैंक में जॉब कर रहे हैं तो इन बैंक के अंदर हम प्रोसेस में कौन से स्टेज पे होंगे और 5 साल 10 साल के बाद हम लोग कौन से लेवल पे होंगे या फिर क्या हमारा पे स्केल होगा। ठीक, तो उसके बाद मेन चीज होता है कि हाउ टू फाइंड अ जॉब। मतलब मेन अभी जो मार्केट के अंदर सिनेरियो चल रहा है, सबको पता है कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही, या फिर जॉब मिलती भी है तो पे स्केल कम होता है, जहाँ पे हम लोग ग्रेजुएट्स होने के बाद भी लेस देन 2.5 lakhs के पर एनम से भी कम कमा रहे हैं। तो उसके अंदर अपना जो करियर अपॉर्चुनिटी है, कैसे फाइंड करे बेटर जॉब, कैसे अपनी स्किल को डेवलप करे, ये गारंटी है कि अपनी ये क्रैश कोर्स करने के बाद एक बार अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, जहाँ पे हमको पता चलेगा कि हम कितना चीज सीख पाए, कितना चीज ग्रैश कर पाए यहाँ से। और मेन ये सेशन ही इसीलिए है कि आपको एज ए इंडस्ट्री रेडी बनाया जा सके, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर में कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मिस ना हो जाए। तो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ की बात करेंगे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग वैल्यूएशन में डील करते हैं। अभी वैल्यूएशन बहुत बड़ा फील्ड है एक्चुअली, इसके अंदर 3 चीज होती है वैल्यूएशन के अंदर। पहली होती है जो सिविल इंजीनियर करता है, उसको लैंड एंड बिल्डिंग बोला जाता है। सेकंड होता है जो प्लांट एंड मशीन भी होता है, जो समथिंग मैकेनिकल इंजीनियर या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर करता है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन निकालनी हो तो। थर्ड वन होता है फाइनेंशियल, जो कि सीएस लोग होते हैं, वो फाइनेंशियल वैल्यूएशन करते हैं, जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फाइंड, जो नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनके वैल्यूएशन वो लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग जो बेसिकली देखेंगे वो लैंड एंड बिल्डिंग का देखेंगे, और वो भी स्पेशली इन रिटेल सेक्टर देखेंगे, जहाँ पे प्रॉपर्टी सेल हो रही है, ना कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेल हो रही है या फिर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस सेल हो रहे हैं। मैं हम लोग सिंपल एक रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, जो जिसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आने वाली है इन फ्यूचर, जहाँ पे आपको भी पता है कि डिमांड है आगे सबको घर देने का है, तो सबको घर देने के लिए आप लोन तो लेने वाले, जो लोन लेगा वो वैल्यूअर के पास आएगा, वैल्यूअर से रिपोर्ट लेना ही लेना। तो इन फ्यूचर करियर में जो ऑप्शन है वो काफी ग्रोइंग है, इसलिए ये हम लोग सेमिनार रखते हैं कि हमेशा कोई मिस ना हो जाए, कोई बंदा अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दे कि वो करियर चूज कर लिया होता तो अच्छा था, या फिर इसमें 5 साल निकालने के बाद ग्रोथ नहीं मिल रहा, मुझे क्या करना है। तो ये सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ही आपको 21 दिन के अंदर ही, कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका क्या है सुटेबल। थर्ड डे हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, सब स्ट्रक्चर से लेकर सुपर स्ट्रक्चर से लेकर फिनिशिंग स्टेज तक क्या होता है, उसके बाद उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, लिंटल क्या होते हैं, बीम क्या होते हैं, बिल्टअप एरिया क्या होते हैं, कारपेट एरिया क्या होते हैं, एफएसआईज क्या होती है, रेगुलेशन क्या होता है, मार्जिन क्या होते हैं, कौन कौन सी एनओसीज रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन सी एनओसीज नहीं चाहिए होती। तो वो सब चीजें हम लोग थर्ड डे में देखेंगे, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो कि ऑलरेडी हम लोग एजुकेशन में करके आए हुए हैं, बट यहाँ पे हमको कौन सी चीजें वैल्यूएशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो चीजें हम लोग थर्ड डे में देखेंगे। फोर्थ डे में हम लोग करेंगे बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग का टाइप का, कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या है बिल्डिंग में, स्टील स्ट्रक्चर है कि कैसे आरसीसी स्ट्रक्चर है या फिर कंपोजिट स्ट्रक्चर है, कैसे काम किया, क्वालिटी क्या ऑन साइड पे क्या थी। हम कोई प्रॉपर्टी को विजिट करने जाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर रखता है, और कि उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज हुए, फ्लोरिंग में कौन सी टाइल्स यूज की है, या फिर कलर कैसा किया हुआ है, या फिर उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके अंदर कोई डैम्पनेस तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो एफ्लोरेसेंस है, वो सब चेक करके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पे डिस्कशन पे आते हैं कि भाई हम यहाँ प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन वैल्यू क्या दे सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मेथड कौन सा यूज हुआ है, फ्लैट स्लैब किया था उसने की ग्रेड स्लैब किया था, क्या है। तो वो सब चीजें हम डे 4 में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, हम एक प्रोसेस वैल्यूएशन का देखेंगे कि वैल्यूएशन होता कैसे, उसका केस इनिशिएशन कैसे किया जाता है। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन अ बैंक, तो हम लोग बैंक के हिसाब से कैसे इनिशिएशन का देखेंगे प्रोसेस की, बैंक को वैल्यूअर कैसे डील करता है केस को, और उसके अंदर कौन कौन से टाइप के केसेस आ सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिकॉर्ड होती है, ड्राइंग कैसे पढ़े जाते हैं और कौन से ड्राइंग इंपॉर्टेंट होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है प्रॉपर्टी का ऑन साइट पे जाके। सिक्स वही प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करके 6 डे में भी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ऑन साइट पे हुआ है, उसके कंस्ट्रक्शन रेट्स कैसे लिए जाएंगे, लैंड का प्राइस कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, रिपोर्ट फाइनलाइज कैसे करेंगे, जनरल वे में रिपोर्ट देना हो तो कैसे दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें मिस आउट नहीं होनी चाहिए एज ए वैल्यूअर आपसे। तो ये सब बेसिक 6 दिन के अंदर आप लोग वैल्यूएशन के अंदर
बेसिक्स आप समझ जाएंगे। आप कोई भी फील्ड में हो या फिर कुछ भी हो, आपको वैल्यूएशन का एक सिंपलीफाइड नॉलेज, और आप एक बार इंटरव्यू कुछ भी एक बेसिक अगर ऑफिसर का भी वैकेंसी निकलता है मार्केट के अंदर, तो आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। 7 लीगल डॉक्यूमेंट पे हम लोग आएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे सेलडिट क्या होता है, रेरा सर्टिफिकेट क्या होता है, टीएसआर्स क्या होते हैं, टीसीआर्स क्या होते हैं। ये सब लीगल डॉक्यूमेंट भी अलोंग विथ आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए एज ए वैल्यूअर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर नॉलेज नहीं होती तो हम लोग सामने अपना पॉइंट जस्टिफाई नहीं कर पाते कभी कभी कि ये प्रॉपर्टी के अगर कोई प्रॉपर्टी हम लोग विजिट करने जाते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी कोई हमारे पास आता है, उसमें सेलडेड में कोई अलग ही कस्टमर का नाम लिखा हुआ है और आपके पास कोई केस आता है उसमें कोई अलग ही कस्टमर का नाम है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। डे 8 के अंदर हम देखेंगे रेरा। रेरा के बारे में तो नॉर्मली सब लोगों ने सुना ही होगा कि एक रेगुलेशन अथॉरिटी है जो रियल एस्टेट में काम करती है। 2016 से ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, हम इसको कैसे यूज करते हैं एज ए प्रॉपर्टी वैल्यूअर, और ये ऑन जर्नल जो वे है जो कि ह्यूमन है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये रेरा। अगर रेरा की बात करें तो रेरा से आने के बाद से काफी ज्यादा डेवलपर्स में क्वालिटी बढ़ गई, इंप्रूवमेंट हो गई है, टाइम शेड्यूल हो चुका है कि प्रॉपर्टी का कंप्लीशन टाइम भी डिले नहीं होता, वो लोग ऑन टाइम पे काम करके देते हैं। तो रेरा के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, रेरा के अंदर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसको अपने वैल्यूअर के वैल्यूएशन के अंदर, और उसका उससे कितना बेनिफिशियल हो सकता है हमारा वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे रेरा के बारे में। डे 9 पे हम देखेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द मार्केट। तो जो वहाँ पे अपना मतलब जो भी प्रॉपर्टी हम लोग विजिट करने जाते हैं डिपेंड करता है वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है। काफी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमेशा रियल एस्टेट मार्केट को, वो हम पूरा इन डेप्थ वहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है तो लोकेशन क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे, नेबरहुड क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे, एमिनिटीज क्या हो सकती है, क्वालिटीज क्या है, मतलब आपका जो प्रॉपर्टी बना हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं, मतलब वहाँ पे कौन सा सी फेसिंग है नहीं है, अगर रिवर व्यू है तो उसके बाद वहाँ पे विंडो कौन सी यूज हुई है, कौन से साइड से सनलाइट ज्यादा आती है। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट के अंदर। आप कोई प्रॉपर्टी बाद एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज भी लेने जाएंगे तो आपको कोई बोलेगा रोड साइड प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, आपको बैक साइड गार्डन व्यू के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस किया जाता है मार्केट को, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डे 9 के अंदर। ओके, डे 10 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी देखेंगे, जो जो जनरली वे है जिससे कि कोई भी कैलकुलेशन किया जाता है तो कैसे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, कौन कौन से अप्रोचेस यूज किए जाते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, इंटर मेथड, जो भी मेथड्स अपन यूज करते हैं हर एक केस के लिए हम लोग स्टडी देखेंगे कि भाई मार्केट अप्रोच कैसे किया जाता है, इनकम अप्रोच कैसे किया जाता है, कॉस्ट अप्रोच कैसे करते हैं। तो मेथडोलॉजी हम सारे देखेंगे यहाँ पे कि एक बेसिक अगर बंदा जा रहा है, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर जा रहा है तो उसको कितनी चीजें पहले से पता होगी तो जिससे वो करियर में वहां पे उसको प्रॉब्लम ना आए और वो अपना पूरा फोकस दे पाए काम के अंदर, कि वो चीजें वहां पे जाके उसको सीखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे, उसको ऑलरेडी वो चीजें पता हो और वो चीज अपना वो इंटरव्यू के अंदर दे के भी वो क्लियर कर सके अपने आप को। Sir, sorry to interrupt. Sir, can you please continue in English plus Hindi? Some learners are from South India also. They are not able to grasp from the Hindi only part. Can you continue with Hindi and English both? Why PPT is in Hindi? Everyone doesn't know Hindi, or it's only from North India. Actually, PPT is in English, Yes. and I am. You can continue with English plus Hindi both, sir. Okay. No issue, no issue. Okay, done. Yeah. So at day 11 we are going to looking for the bank valuation, how bank do valuation, and bank what is multiple unit funding, and what are the APFs. APFs are generally advanced processing funding, or you can say it approved project funding. Approved project funding, we deal with the developers and we go there and we just ask them questions, how much unit you are going to make and at what cost you are going to sell, and we do the APF in advance, and then we go one by one cases visit and do valuation for them. Basic of multiple unit approach, how bank do basic multiple unit approach, and commercial funding, how do banks do commercial funding, and industrial high value cases, what are the high value cases and how to deal with them, what the problems generally arrive in high value cases, how to get the approvals from higher authority. So these questions
we will discuss in day 11, and after that we go for the case study. For specifically on day 12 we do case study. और केस स्टडी के अंदर हम लोग रो हाउसेस, फ्लैट्स, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज ओनली फॉर सिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जहाँ पे टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटीज काम करती है। तो टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है, वहां पे ही स्पेसिफिकली हम लोग उसी में देखेंगे केसेस के रो हाउसेस वहां पे कैसे फंड किए जाते हैं, हाउ टू डू वैल्यूएशन ऑन फ्लैट्स विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज विच इज कमिंग इन अ टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हम लोग उसकी केस स्टडी भी देखेंगे 2012 पे। और 13 पे हम लोग रूरल फंडिंग देखेंगे, रूरल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या फंड कर सकते हैं, रूरल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, रूरल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग व्हाट वी कैन डू, व्हाट प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ओके 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 okay. So we will do the case study of rural properties are generally funded where the municipal corporation outside the municipal corporation limit, or where the ruling authority is gram panchayat or any other authority which is not in the comes into town development authority. So डे 14 पे हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर्ड वैल्यू और हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यू, और बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर्ड वैल्यू के अंदर हमको क्या प्रोसेस चाहिए होता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू वी हैव, एंड व्हाट इज आईबीबीआई एंड हाउ टू रजिस्टर विद आईबीबीआई, who are eligible for the IBBI certification. Benefits of registered valuers, we can go through there. What are the benefits of the registered valuer, how can someone become a registered valuer. 15 is expert session. We will conduct an expert session on the NBFC expert session, where the NBFC authority is non-banking financial authority come and give you expert session about how the NBFC fund on different units or outside the town development authority zones. Then we will also conduct an IBBI certified registered valuer session too, and they will tell you what are the process and how they got the registered valuer license. Hope we will add this in day 15 only. And day 16 and 17 we go for the estimation. The estimation is a vital part of the valuation. How the estimation will done, how to prepare the estimates, what the kind of different types of estimate, what estimate required for the self construction cases, how to do the estimate, and estimate reading कैसे किया जाता है, estimate of residential houses कैसे होते हैं। मेजरली जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केसेस आते हैं, वो अगर हमारे पास खुद का प्लॉट होता है, when we have our own land, we go to bank and we ask them fund for construction only. Then what kind of estimate they required from us, and how that prepare, and how us to check that prepared estimate. And day 18 is assessment. We take your assessment about all the learnings you get from day 1 to day 17, and after that you get a certificate after completing the assessment. And it is mandatory to all who join this session with us and for 28 days. Okay, this is something we are going to do for 18 and 21 days. There's something 1 or 2 days any additional like IBBI registered valuer session, and that we go for 20 to 21 days for this course only. So now we go for the question and answer session. Actually, that is very important thing. Everyone has major questions. Sir, what about valuation of an existing structure? Yeah, we is discussing with the now I am discussing about everything is constructed, not. Sir, what about the valuation of existing structure? Yes, the valuation is done on the basis of existing structure. What are the? Please answer my question. Okay, your syllabus cover all the topic related to IBBI examination. No. Bhushan, we cannot cover IBBI evaluation examination because it is a very lengthy course, and we are here to share our expert knowledge for the fresher and who is going to choose a career in valuation as a fresher and having 1 or 2 years of graduation experience.
will this course helpful for panel valuer for the bank? Yeah, definitely go for the panel valuer of bank if you have registered with the IOVRF, and you can. But this course will only guide you to how you go for in panel in bank. Is there any questions? Any real estate knowledge also? Yeah, of course, Hazrat. Real estate knowledge is vital part of everyone should know about the real estate market actually. Sir, what are the tools and software used for? No tools and software used for valuation. Only market approach and I think residual age and different high authorities. We are construction funding. If you're talking here construction funding, there is software too. But we are here only for. Are you registered valuer? No, actually, I'm not a registered valuer. I'm currently working as a valuer in a private bank. Hello? Hello? One by one, actually, we got. Hello? Hello? Yeah, hello? Hello, sir. Yeah. Yes, I am audible. Yeah, you are audible. Clearly audible. Sir, I want to ask you one question that in Maharashtra and different states, there are ready reckoners, annual statements of rate. In that, they provide already the factors and land rates or building rates that to be valued. Then different methods of valuation are also there, residential method or direct method. Then what to use at that time? No, actually, what is The do you okay, can you please repeat your question again? The ready reckoner is a different thing. Ready reckoner is that they have their own software and they put their data inside that software and they give you an approximate value about the land and approximate value about the unit cost. Then that is a different thing about valuation. That is the like rapid kind of valuation key that we put the location inside any software and they give a ready-made value, approximate value of that property. You are telling about something like that. Hello. Yeah, I am telling about in our state Maharashtra, there is annual schedules of rate, so that we can value that landed property based on if the property is in the DP area or development plan area or regional plan area limits. There are different factors, just like in DP area, it is 1.1 or something like that, or in RP area, there is a different factor for land and for different factor for building and basement also. Then I am asking that if I am using that values or evaluation value, which should be considered residential method, comparable method, or direct method of valuation, with the value which will give you a higher amount that will be considered for registration. So I am asking you how to do direct valuations and this question. How to deal with the different cases a different way. Actually, you are asking about that they already have the data of various past transactions and you have the ready-made data of something land area or construction area, and you go for the residual and higher kind of methodology like residual age and income approach and anything like that. Yes. So yes. Yeah, in that case you have go for multiple approaches. अगर आप मल्टीपल अप्रोच पे काम करेंगे ना तो उसपे क्या होगा कि आपके पास एक एवरेज डेटा आएगा. नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक ही पर्टिकुलर एक इनकम अप्रोच पे काम कर रहे हैं उसमें यू गॉट द हायर वैल्यू ऑफ, और जो रेडी रेकनर से बाहर ही है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी हायर जो प्रॉपर्टी जो हाई वैल्यू केसेस जो होते हैं जहाँ पे आपको ये सब यूज करना पड़ता है रेडी रेकनर, और ये जो आप रेसिडुअल कर रहे हो ना, ये जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा हाई वैल्यू केसेस करते हैं ना वहां पे ये सब यूज करते हैं. बाकी जनरली 90% केसेस विच आर रिटेल, और यहाँ पे मैंने बोला आपको कि वी आर कंसिडरिंग अबाउट ओनली रिटेल सेक्शन वेयर हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लैट वैल्यूएशन, रो हाउस वैल्यूएशन एंड मल्टीपल यूनिट सेक्शन. तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मार्केट अप्रोच इज इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ वैल्यूएशन. तो ये जो आपका केस है ना, उस केस के अंदर आपको मल्टीपल अप्रोचेस ट्राई करने पड़ेंगे, फिर कम टू एन जजमेंट कि what is the current market value of that particular property, I think.
I'm clear about that. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, no issue. Thank you so much. Hello. Who's this? हेलो, हाँ सर, हेलो, आवाज आ रहा है? या आपका नाम क्या है? चैतन्य सर। ओके चैतन्य, बोलिए। सर मेरा पूछना था मुझे कि एपीएफ जो है वो मतलब डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्या? एपीएफ मतलब रिपोर्ट वगैरह क्या रहता है? एपीएफ क्या है? एपीएफ कोई कोर्स नहीं है चैतन्य। एपीएफ क्या होता है कि हम लोग अप्रूव प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं। वी फंड हम लोग क्या करते हैं, जनरली पूरी डेवलपर को मिलके उनका जो भी प्रोजेक्ट है, अगर वो अप्रूव्ड है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वी डू एपीएफ। एपीएफ करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि वो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट लीगल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग उसमें फंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ना हो, इसके लिए हम लोग उसको ऑलरेडी फंड कर, उसको हम लोग अप्रूव कर देते हैं कि अप्रूव्ड बाय दिस पर्टिकुलर बैंक, अप्रूव्ड बाय दिस, तो उसके सारे नहीं मेरा डॉक्यूमेंट एडवांस में हमारे पास आ जाते हैं। नहीं सर, मेरा मेरा पूछने का ये था कि उसमें जो रिपोर्ट बनता है ना एपीएफ का, तो वो हाँ, वो कैसे बनाते हैं, वो सब बताया क्या कोर्स में? एक्चुअली क्या है कि वो एपीएफ है ना, आप अगर डिफरेंट, जैसे मैंने आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एक फिक्स मेथड बता दिया कि आपको ये पर्टिकुलर चीजें वहां पे करनी है, बट क्या है, नाउ द बैंक हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर एंड देयर ओन डेटा। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट डेटा यू रिक्वायर्ड फॉर डू एपीएफ। समझ में आया? आप क्या करेंगे, आप उनका सॉफ्टवेयर कुछ भी होगा वो आपको ट्रेन करेंगे। बैंक में आप लगते हो या फिर एनबीएफसी में आप लगते हो, तो वो अपना डेटा आपको सिखाएंगे, आपको कैसे यूज करना सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड होंगे, दैट विल आपको यहाँ पे बता, यहाँ पे ऐसी सी चीजें चाहिए होती है फिक्स। मतलब कहीं अभी चेंज जो नहीं होगी। साइट पे क्या क्या एपीएफ के लिए लगता है वो आप यहाँ पे बताएंगे? मैं आपको यही बता एपीएफ के सकता लिए। हूँ खाली कि आप एपीएफ के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, ऑन साइट पे जाके आप कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। ओके। तो और सर मेरा that will help you crack the any interview of any bank or NBFC. Okay. Targeting और here सर, the person. हेलो, हाँ सर, बोलिए ना। आप बोलिए। हाँ नहीं, मैं और एक सवाल था मेरा कि जो अपना फ्लैट का वैल्यूएशन है तो उसमें भी रिपोर्ट बनता है, वैल्यूएशन का रिपोर्ट, तो वो भी मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर करूंगा जो कि जनरलाइज वे में जो एक आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर सबमिट करता है बैंक और एनी एनबीएफसी, वो एक हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर कि हाउ टू पुट डेटा इनटू दैट वैल्यूएशन शीट। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, वो आपको कोर्स के टाइम पे दिखेगा। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज रहते हैं जिसका हम लोग भी विजिट करते हैं, तो उसमें भी हम लोग मतलब उसका भी हम लोग एग्जांपल जो है लाइव, मतलब जो भी हमारे केस स्टडी रहेगा तो उसमें हम लोग बताएंगे ना कैसा स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए उसमें, और जो भी मतलब कौन से टाइप का कैसे पहचानने का, मतलब जो भी है आरसीसी है या फिर टाइप्स ऑफ अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, तो उसका भी आप ये रहेगा ना कोर्स में? या ऑफ कोर्स। एक्चुअली अगर आपके पास कोई केस स्टडी है, अगर आप बोल रहे हो कि आई हैव द केस स्टडी कि मेरे वहां पे गया था और वहां पे ऐसा ऐसा चीज था, सिनेरियो था, वी विल डिस्कस दैट। आपको बताऊंगा भाई क्या पे क्या चीजें आपने नोटिस की, क्या करनी चाहिए थी, क्या नहीं करनी चाहिए थी। जनरली क्या है, हमको कोई भी केस, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि एवरीवन वांट्स टू फंड। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, अभी मार्केट के अंदर यही चल रहा है कि एवरीवन वांट्स टू फंड। तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं कि आपके वो प्रॉपर्टी वैल्यू एग्जैक्ट या फेयर होनी चाहिए कि मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए, वही जस्टिफाई करना हमारा काम है। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे चैतन्य, 100% 100% उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है सर। हाउ वी हेलो। हाँ हेलो सर आगे अगर समझो अपने को अगर कुछ प्रॉपर्टी में मैटर होता है बीच में, तो डीएसआर वैल्यू फाइनल पकड़ी जाती है? नो, एक्चुअली डीएसआर वैल्यू एक ओपिनियन होता है। वो चीज क्या है कि डीएसआर वैल्यू हम डिस्कस नहीं कर सकते इधर कि डीएसआर वैल्यू क्या होता है, उनका अलग ही टीम होता है, वो अलग ही अपना काम करते हैं। बट हम एज हेलो, आप क्या मतलब बोले सर, डिस्कस करना चाहते हैं ये? सर मतलब हमारे एक प्रॉपर्टी में मैटर है, तो उसमें क्या हुआ कि सामने वाला क्लाइंट बोलता कि आपके रेट ज्यादा है, तो हमने रेट एनालिसिस किया, तो वो भी उनको मतलब प्रॉब्लम है कि आपने किया हुआ है, तो उसको फिर क्या सोल्यूशन है, मतलब क्या कर सकते हैं इस केस में? नहीं, एक सेकेंड, आप जो यहाँ सर आप एक गलत मतलब फिर वो गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं, आर्बिट्रेशन बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि सामने वाला आपको ऐसा बोल रहा है कि वो प्रॉपर्टी आपकी, तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, मतलब वो बोल रहा हूँ, अगर निकालना हो एग्जैक्ट किस चीज का? वो बिल्डिंग का, जो अंडर बिल्डिंग है उसका।
नहीं आप एक काम कीजिए, पूरा केस पहले समझाइए, आप क्या है आपका केस। सर एक स्कूल बिल्डिंग थी जो ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब उसका ब्रिक वर्क हुआ, प्लास्टर हो गया, तो यस। सामने वाले को लग रहा है कि इसको 2 करोड़ लगना चाहिए, और हमने जो या वैल्यू निकाला तो हमको 4 करोड़ या लग गए। तो फिर वो कैसे समझेगा कि एग्जैक्ट कितना लगा, वो उसकी वैल्यू निकालनी, तो कैसा कर सकते हैं? देखो ये चीज है ना, आप जो बोल हम्म, रहे हो इसके अंदर कोई सिंपल सा ये बात होता है कि आप इसमें लीगल वे में जा सकते हो, या फिर आप दोनों म्यूचुअल कोई एक पर्टिकुलर एस्टिमेटर को हम्म, मिला, एस्टिमेट करता हो, हम्म, उसको आप हम्म, प्लान जो भी अप्रूव्ड प्लान है, या फिर उसको साइट इंस्पेक्शन हम्म, कराओ कि सर्टिफाइड होना चाहिए, चार्टर्ड इंजीनियर होना चाहिए, वो दोनों का कॉमन होना हम्म, चाहिए। आप दोनों का ऐसा नहीं कि आप अकेले जाके आपने किसी और से रिपोर्ट बनवा दिया, किसी और ने बोला उससे रिपोर्ट बनवा दो, हम्म, नहीं, हम्म, म्यूचुअल एक बंदा होना चाहिए हम्म, जो कि चार्टर्ड इंजीनियर या अप्रूव्ड वैल्यूअर हो, वो आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, दोनों को सेम ही रिपोर्ट हम्म, करेगा, भाई इतनी प्रॉपर्टी हम्म, वैल्यूएशन, तो आप एक उसके पास जनरलाइज वे में जाके वैल्यूअर से करवा सकते हो वैल्यूएशन। चलेगा सर, ठीक है, थैंक यू। बट दोनों के बीच में सेम होना चाहिए, आप अकेले जाके किसी और से नहीं करवा सकते। सर ठीक है, कोर्स के बाद ये सर्टिफिकेशन अपन दिखा सकते हैं ना बैंक में, अगर टेक्निकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देते हैं तो? जनरली टेक्निकल ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए आप ये सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो, ठीक है, बट बैंक्स क्या करती है, बैंक्स इसका कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज को गिनती है नहीं गिनती है, वो बैंक्स टू बैंक डिफर करता है। हाँ, वो तो आपको इंटरव्यू पे नॉलेज डिपेंड है, मिलेगा, मतलब उनको कितना पता आपको है। हाँ। नॉलेज मिलेगा, नॉलेज आप हम्म, अगर लेना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, आपको पता चलेगा। नहीं, हम्म। आप करंटली आप कोई फील्ड में जॉब कर, हाँ सर, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, साइट पे हूँ आप अभी। साइट पे हो, ठीक है, कितने साल से आप साइट पे काम कर रहे हो? 4 साल हो गए सर, एग्जीक्यूशन में हूँ 4 मैं, साल साइट से, एग्जीक्यूशन। ओके, चार साल से एजुकेशन में है, फिर आपको स्विच करना है करियर, तो आपको एक बेसिक हाँ। नॉलेज हो जाएगा भाई कि वैल्यूअर क्या करता हम्म, है, और हम वैल्यूएशन फील्ड हम्म, को हम्म, कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो चीजें, ठीक है, डिस्कस कर चलेगा सकते हैं। सर, और आपके थैंक इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरली मेरे यू। हिसाब से इसमें से आएंगे, इससे ज्यादा बाहर के तो नहीं आते, ठीक है, चलेगा। हो। ओके, इज देयर एनी वन अदर क्वेश्चंस? Hello. या Sir, what is the difference between a building audit and a building valuation? बिल्डिंग ऑडिट एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन, ओके, बिल्डिंग वैल्यूएशन एंड ऑडिट एक्चुअली, हाँ, ओके, stop noise. Yeah, building valuation, I can explain you about building valuation, and I have very less idea about building audit. तो मेरे पास खाली बिल्डिंग वैल्यूएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिल्डिंग वैल्यूएशन कैसे की जाती है, और बिल्डिंग के वैल्यूएशन के फायदे क्या होते हैं, क्यों किया जाता है बिल्डिंग वैल्यूएशन, वो चीजें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ऑडिट के तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने किया नहीं है। हाँ, हेलो, May I interrupt? या Audit is the part of structural stability for the structure. Building audit. no, that is structural audit, I think. Then building, what audit? What audit is? And building valuation. Hello? Yes. Yeah, who's this? Hello, Sir, hello, sir, Ayush Kadal this side. I am a working Ayush. professional since last 2 years. Yeah, Ayush. Actually, sir, मैं अभी एक मीटिंग में था, इसलिए मैं ये वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया। सर, No issue. क्या आप मुझे बिल्कुल ही छोटे फॉर्म में समझा सकते हैं क्या? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ Yeah. कोर्स में लेने में सर। What is your name again? Actually? आयुष कठल। Okay, आयुष, इन शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊं तो, और कितने साल से जॉब कर रहे हो? सर, मैं 2 साल हो गए। 2 साल से जॉब कर रहे हो, ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन फील्ड ओनली। हाँ सर, एज अ साइट इंजीनियर आई एम ओके, मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। ओके, आपने कभी प्रॉपर्टी परचेज किया है? सर, अभी मतलब इशू वही आ रहा है कि प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, प्लस बैंक में एक वैल्यूअर होता है, तो वो कैसे बनते हैं, और मतलब वो रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि यू हैव टू ग्रेजुएट फ्रॉम बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कहीं से भी आपने किया हो, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियर होना चाहिए बंदा,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप इस कोर्स के अंदर, मैं आपको कोर्स की बात बता दूं, कोर्स के अंदर सिंपल सा हम लोग 21 डेज के अंदर क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, हम लोग बेसिक से सीखेंगे कि वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन के अंदर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर अगर बनते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, हम उसके जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं, और जॉब्स अगर मिलती है तो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर, कि भाई कौन वैल्यूअर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, और आपके पास कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी बैंक और एनी एनबीएफसी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एस्टिमेशन का पार्ट सिखाया जाएगा और केस स्टडी दिखाया जाएगा कि पर्टिकुलर बैंक के अंदर वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, या फिर कोई एनबीएफसी के अंदर वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो आपको बेसिक्स आ जाएंगे यहीं से, जहाँ पे आगे जाके आपको जॉब में वो 3-4 महीने 6 महीने की मेहनत कम हो जाएगी, और आपको अगर वो इंटरव्यू लेता है आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं कि ये चीजें मुझे पहले से आती है, ठीक है, इन चीज का मेरे को नॉलेज है पहले से। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सिखाया जाएगा। आयुष, ओके सर, यस सर। you can you definitely got confidence after this course कि हाँ अभी मेरे को अभी हमें आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है और कैसे आपको लिंक्डइन पे सर्च करनी है जॉब। आप लाइव देखना चाहें लाइव करके दिखा देंगे, बट हाँ बात ये है कि कहाँ पे जॉब, अभी क्या है मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है वैल्यूअर्स की, मतलब अल्टीमेट डिमांड, क्योंकि सबको जॉब घर चाहिए और घर के वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन के लिए आपको वैल्यू का बंदा चाहिए, ठीक है। तो बैंक्स भी अभी हमेशा वो कर रही है, बढ़ा रही है मार्केट के अंदर। आपको पहले ही बता दिया 1000 करोड़ यूएस बिलियन डॉलर का मार्केट होने वाला 2030 तक इंडिया का खाली। तो अगर 1000 करोड़ यूएस बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं तो काफी स्कोप है अपने इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आपको बेसिक्स सारे आ जाएंगे, यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपर्ट होने के लिए आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा 5 साल 6 साल केस टू केस। अगर आपने केसेस किए ज्यादा तो आपको पता चलेगा कौन कौन से टाइप के केसेस आते हैं, क्या होता है। और यहाँ पे आपको रिटेल सेगमेंट तो आ जाएगा, रिटेल सेगमेंट के एडवांस जाना चाहते हैं तो फिर आप अलग से एक कोर्स हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। पहले रिटेल सेगमेंट जहाँ पे मार्केट हाई है, जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे बंदे लिए जा रहे हैं, तो हम रिटेल की बात करेंगे। रिटेल के अंदर आता है फ्लैट, रो हाउसेस, कॉमर्शियल शॉप्स, ये सब आती है, ओनली प्लॉट लेंडिंग, हाउ इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन, वो सब थोड़ा बेसिक्स देखेंगे, ठीक है आयुष। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर एक चीज और थी, बोलो। किसी भी सिटी और किसी भी टाउन में कहीं भी ये भी पढ़ाया जाएगा कि कहीं भी किसी भी लोकेशन पे उस देखो प्रॉपर्टी की क्या होता है ना, कुछ नहीं वैल्यूएशन होनी की चाहिए। बात कर रहा हूँ मैं। वैल्यूएशन की बात में क्या होता है, कुछ चीजें फिक्स होती हैं, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। आप कहीं पे भी जाएंगे वहां पे वो चीज लागू होने ही वाली है। सिविल इंजीनियरिंग हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो मैं इंजीनियरिंग यहाँ पे करूँ, या फिर महाराष्ट्र से करूँ, या फिर साउथ से करूँ, या फिर कहीं से भी करूँ, वो सेम होने वाला है, ठीक है। वैल्यूएशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो ऑल इंडिया होता है। जैसे IBPI रजिस्टर्ड जो वैल्यूअर होते हैं वो पूरे इंडिया के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किस जोन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो बेसिक्स बताया जाएगा कि कौन कौन से फंडामेंटल चीजें हैं जो कि आपको देखनी है हर जगह, कहीं पे भी हो आप, राजस्थान में हो, यूपी में हो, कहीं पे भी हो। तो यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट के नाम चेंज होते हैं, ना कि डॉक्यूमेंट चेंज होता है, ठीक है। तो वो अपने को वही चीजें देखनी है, ठीक है आयुष। यस सर, यस सर। या ओके ओके आयुष, एनी क्वेश्चंस अदर? हेलो सर, कुछ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स के अंदर? नोट्स आप पीपीटीज हमारी होंगी वो आप ले सकते हैं, पीपीटीज को एज ए नोट, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल अप्रोच में काम किया जाता है। नोट्स तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरत होगा। नहीं, सैंपल प्रैक्टिकली केस बात स्टडी करेंगे वगैरह ना। ऐसा कुछ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप अगर कोई फ्लैट का वैल्यू करने जा रहे हो तो ठीक है, आपको क्या क्या मेजर चीजें, एज ए इंजीनियर आपको पता है कि फ्लैट है, कितने BHK का फ्लैट है, उस पर कारपेट या क्या है, वो आपको पता है, बट आपको उसका वैल्यू किसी जस्टिफाई करना है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में आपको बताएंगे। जो कि बैंक के अंदर आपको कोई भी बैंक एनबीएफसी इंटरव्यू ले रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जस्ट इन केस की ये पर्टिकुलर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल देगा कि आपको यहाँ पे फंड करना है, आप कैसे करेंगे, आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है। तो एज ए एक्सपर्ट मुझे 5 साल के अंदर ये एक्सपीरियंस तो है ना कि कौन कौन से टाइप के केसेस आते हैं, कैसे कैसे देखा जाता है, वो चीजें हम आपको यहाँ पे, आपका 5 साल ना बिगड़े, आप 5 साल नहीं बिगाड़े, अपना 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 21 दिन के अंदर मिल जाए, ठीक है। ओके ओके। या चलिए। Hello, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Sir, am I audible? Yeah, Kulrishi, you are audible. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे वैल्यूएशन के पहले हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की भी अच्छी खासी नॉलेज होना जरूरी है क्या? और नो, क्या हमें मतलब नहीं एक्चुअली ये क्या है ना, मिसकॉन्सेप्ट हेलो कि हम हेलो क्या कुलऋषि? हेलो
जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। अभी आ रही है? हाँ? हेलो जी सर। कुल हाँ ऋषि, हाँ आ आ रही रही है है। आवाज? ठीक है, सुनिए। हेलो। तो क्या है कुल ऋषि कि यहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजें करने लगते हैं। हमको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब एस्टिमेशन कॉस्टिंग आना चाहिए या फिर सब आना चाहिए, उसके बाद ही मैं कोई प्रॉपर्टी वैल्यू कर सकता हूँ। हेलो हेलो हाँ यस सर, हेलो। ऋषि, आप खाली बोलिए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है? आप नहीं सुनिए। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं हेलो कर रहा था। हाँ सर, ये सर अच्छा मेरा ठीक है। क्वेश्चन ये था कि क्या वैल्यूएशन के लिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है क्या? अच्छी खासी नॉलेज नहीं बोलूंगा मैं, स्टैंडर्ड नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप कोई भी एस्टिमेट पढ़ अच्छा। सके, उसके बारे में जान सके। कोई भी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी अगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि फॉल सीलिंग का रेट 5 लाख रुपए, तो आपको पता होना चाहिए फॉल सीलिंग 5 लाख में नहीं होती। यस सर। ठीक है, आप समझ रहे हो? आपको इतना एस्टिमेशन आना चाहिए कि आप सामने वाला कोई भी आपको बिजनेस टीम या फिर कोई भी आके बता रहा है कि कोई भी एक एस्टिमेट जो कि अप्रूव्ड एस्टिमेट लेके आएगा आपके पास, वो आप चेक कर सके, आप अपना ओपिनियन रख सके कि भाई ये पर्टिकुलर चीज ये रेट में नहीं होती। जैसे आपका अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रहा है पर स्क्वायर फीट की बात तो सर करो, इसके लिए हमें तो जैसे जो कि अलग अलग सर्किल के रेट्स होते हैं वो सब हमें मालूम होना चाहिए ना, जैसे डीएसआर सर्कल रेट्स वगैरह। अलग चीज है। वी डू नॉट। सर्कल रेट से नहीं सर, सर्कल रेट से मेरा मतलब कि जैसे शेड्यूल रेट्स जो होते हैं। एसओआर की बात कर रहे हो आप? यस सर, जैसे शेड्यूल रेट जैसे कि दिल्ली का अलग होता है, या फिर मैं यूपी का हूँ तो यूपी का अलग शेड्यूल रेट होगा, मैं वही तो उसके बता रहा हूँ हिसाब आपको से कि एस्टिमेट एसओआर जो है ना, प्रिपेयर कर। एसओआर के हिसाब से आजकल कोई काम नहीं होता। एसओआर के हिसाब से आपका खाली गवर्नमेंट में टेंडर्स दिए जाते हैं। आप एक बात बताओ मुझे कि खाली आप एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को रखो और आप बोलो कि एक पर्टिकुलर घर बनाना है मुझे 1000 स्क्वायर फीट का, जी कितना जी कॉस्ट? जी। हेलो। हाँ हेलो जी सर, एम क्या कह रहे ऑडिबल। थे आप? 1000 स्क्वायर फीट का आपको यस घर सर, यस बनाना सर। है, आपके यूपी में कितना कॉस्ट आएगा स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ? सब स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ अगर हम एक 1000 स्क्वायर फीट का एक सिंगल फ्लोर का बना रहे हैं बेस फ्लोर पे, तो कम से कम 10 से 12 लाख का कॉस्ट आएगा तो 10 से 12 लाख रुपए मिनिमम। समझो कि आपका 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा। जी जी ठीक है, उसके जी अंदर आपने मटेरियल यूज आएगा। किया। अब मैं यही चीज बोलूं कि ये चीज जी आपको मुंबई में कितने का पड़ेगा? सॉरी। यही चीज आपको अगर मुंबई में करना हो, महाराष्ट्र में करना हो, तो कितने में पड़ेगा? हाँ, तो महाराष्ट्र से मुंबई में तो सर ये करोड़ों में जा सकता है। नहीं जा सकता ना भाई। देखो मेरी बात क्यों सर, सुनो, वहां पे सर की वहां का एरिया रेट तो ज्यादा होगा ना सर। मटेरियल रेट लैंड भले एरिया रेट सेम हो ज्यादा बट होगा ना एरिया के हिसाब से। आयुष, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो सेम रहेगी ना। यस यस कंस्ट्रक्शन तो यस सेम ही यस। रहेगा। हमारा क्या हाँ होता है हाँ वैल्यूएशन के अंदर, लैंड जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, वो हर जगह अलग अलग भाव चलता है। बट द कंस्ट्रक्शन वाज 10 to 20% डिफरेंस। अगर अच्छा। आपका 1500 रुपए वहां पे जा रहा है ना, तो 1500 रुपए 1600 रुपए वहां जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1700 रुपए जाएगा। ठीक है, हाँ चीजें क्या ओके होती है वो एस्टिमेट में आपको ओके पता चल ओके जाएगा। मतलब एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो एस्टिमेट रहेगा वो तो सेम रहेगा मतलब, वो तो सेम ही है ना? रहेगा ना। मैं यहाँ पे ईट यूज कर रहा हूँ 4 रुपए की, वहां यस। ईट यूज 6 रुपए की, 8 रुपए की, समझो। तो हम्म वो आपको वहां के लोकेशन पे होना चाहिए। अभी यूपी के अंदर ईटों की ईट जो होते हैं वो सस्ते होंगे क्योंकि वहां पे मिट्टी ज्यादा है। ठीक है, यस कॉस्टिंग चार्जेस यस नहीं सर। लगेगा, कार्टिंग चार्जेस नहीं लगेगा। तो वो सब चीजें आपको एज ए हम्म वहां पर बंदा होके आपको पता चलेगा। वो 3-4 महीने अलग अलग जगह पे आप रहोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2000 का रेट लगता है। तो आपके पास एस्टिमेट आ जाए अच्छा दिमाग में, 2000 का मल्टीप्लाई करना है मुझे रेट। अच्छा अच्छा सर, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये भी था कि क्या हमें कुछ और टूल्स भी सीखने की जरूरत है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑटोकैड वगैरह भी आना चाहिए? एक्चुअली हेलो। ऑटोकैड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात मैं करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आना चाहिए। वो भी प्रो लेवल का नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट अपने को मीडियम अपने को बेसिक अपन एक बना सके ऐसा आना चाहिए। बहुत ज्यादा फॉर्मूला फंक्शन ओके नहीं आना ओके। चाहिए कि अपन पीओट यूज कर रहे हैं या फिर ये यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए। बट हाँ, वो टाइम टू टाइम हमको जिससे रिक्वायरमेंट होती है, हम इंजीनियर्स हम सीखते हैं। ये इवॉल्व विथ यस लर्निंग सर यस एक्चुअली ऐसा है, तो हम लोग सीखते रहेंगे अगर अपन यस चीजों सर। को। तो अच्छा वैल्यूएशन सर, के लिए मेरा एक जरूरत नहीं और एक होती। क्वेश्चन, जी सर समझ गया सर मैं। अच्छा सर, जैसे कि आफ्टर दिस कोर्स अगर मैं एज अ फ्रीलांस वैल्यूअर काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ?
और आप एज ए फ्रीलांस वैल्यूअर काम करने के लिए हाँ, फ्रीलांस वैल्यूअर काम करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप किसी बैंक के पास जाइए, आप उनसे फ्रीलांसिंग काम लीजिए, आप जाके साइट पे काम करिए और आप उसका वैल्यूएशन सबमिट कीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। पर ये हर जगह नहीं होता। फ्रीलांस वैल्यूएशन का अगर डिमांड है तो आप कर सकते हैं। बाकी कहीं कहीं पे क्या है, आजकल उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब। तो वो चीज नहीं पड़ेगी। अगर आपके मार्केट में है वो चीज, आप कर सकते हैं। आपको इतना बेसिक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा कि वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते कैसे। अच्छा सर, जैसे फ्रीलांस वैल्यूअर के लिए क्या आईबीबीआई के लिए सर्टिफाइड वैल्यूअर होना जरूरी है? नहीं, फ्रीलांस वैल्यूअर के लिए आपको आईबीबीआई सर्टिफाइड नहीं होना पड़ता, बट आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने के लिए आईबीबीआई सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। सर बैंक में अप्रूवल मांगता है सर उसके लिए सर? बैंक में फ्रीलांस वैल्यूअर नहीं रखे जाते, बैंक में रजिस्टर्ड वैल्यूअर रखे जाते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? क्या है सर दोनों में रजिस्टर्ड डिफरेंस वैल्यूअर क्या होता है? देखो, फ्रीलांस वैल्यूअर जब आप बनते हो, कोई एनबीएफसी जो होती है ना, जो नॉन बैंकिंग, वहां पे क्या होता है, वो लोग बंदों को हायर करते हैं। हायर नहीं इन द सेंस कि आपको केसेस दे देंगे। हाँ सर, एक प्रोजेक्ट दे दिया, उसका वैल्यू बता के फिर आप अगर काम है आगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको केसेस अलॉट किए जाते हैं कि भाई पर्टिकुलर 4 केस दिया, आपको जाके विजिट करके रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, आपने उन बैंक को, आपको एनबीएफसी को रिपोर्ट सबमिट कर दिया, एनबीएफसी ने अपना वैल्यूअर उसको सर्टिफाई करके वो वैल्यूअर उसको सबमिट करेगा बैंक को। आपका काम क्या होगा? आप साइट पे जाओगे, इंस्पेक्शन करोगे, मार्केट वैल्यू निकालोगे, रिपोर्ट सबमिट करोगे। ये आपका काम हुआ। जहां पे नीचे आपकी साइन होगी एज अ फ्रीलांसिंग की, नहीं वहां पे गया, वहां पे मार्केट से निकाला अप्रोच, आप वो सर्टिफिकेट एनबीएफसी को देते हैं, एनबीएफसी अपना सिक्का लगा के उसको आगे भेजता है, अगर उसको अप्रूवल लगता है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट सही है। अब सेकंड क्या होता है? वैल्यूअर, जहां पे वैल्यूएशन फर्म अपना काम करती है, वो अपना सिक्का खुद मारती है, जो कि आईबीबीआई उनको देता है रजिस्टर करके। उनके अंदर बैंक का कोई चेकिंग नहीं करेगा, उनका खाली काम हुआ अप्रूव करना। ठीक है, वो आपका रिपोर्ट अप्रूव करेंगे और आपका आगे भेजेंगे। अगर उनको कुछ लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन है, वो आपको सेंड बैक करेंगे रिपोर्ट। समझे आप? जहाँ पे आपको केस टू केस आपको वहां पे फंड नहीं होगा वहां पे। लेकिन बैंक क्या होती है, वो हमेशा रजिस्टर वैल्यू ही चूज करती है, जहाँ पे उनको अपने ऊपर लोड ना लेके रजिस्टर वैल्यू के ऊपर डाला जाए कि वो जाके वहां से ज्यादा मार्केट रेफरेंस लेके आए। समझ रहे हो आप? जहाँ पे समझ गया सर। सर लेकिन आपने अभी आज ही बोला कि आप किसी बैंक साथ काम कर रहे हो, लेकिन आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं हो, तो फिर आप कैसे काम कर रहे हो? आई एम वर्किंग एज एन फुल टाइम। ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ के अंदर। हेलो, अच्छा यस सर। तो मतलब बैंक के साथ भी काम, मतलब बैंक के साथ काम करने के, आप जॉब कर सकते हैं यार, बैंक के साथ आप जॉब कर सकते हैं फुल टाइम। ओके ऑफिसर बन सकते हैं आप, मैनेजर बन सकते हैं। Yes sir. What is the minimum salary for valuer in the bank sector or anything or anywhere? बेसिक सैलरी की बात करूं, अभी एज ए साइट इंजीनियर हमारी जो जॉब होती है उससे तो काफी अच्छी है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2.5 से लेके 3 तक स्टार्टिंग में, अगर आप फ्रेशर हो तो। अच्छा, नहीं सर मैं फ्रेशर तो नहीं है, लेकिन मैं 2 साल मैंने साइट पे काम किया, उसके बाद मैं एजुकेशन सेक्टर में आके डिप्लोमा वाले बच्चों को मैं एज ए टीचर पढ़ा भी रहा था। बट सर वही सर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ्रीलांसर जैसे ये वैल्यूअर वाला कोर्स करने के बाद भी तो क्या मुझे किसी सर्टिफाइड वैल्यूअर के साथ उसके अंडर में रह के सीखना पड़ेगा, या फिर ये इनफ होगा मेरे लिए 21 डेज का क्रैश कोर्स? देखो, इसके अंदर क्या होगा कि जब देखो आप किसी वैल्यूअर के अंदर जॉब करते हैं ना, तो वैल्यूअर्स भी आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा रख लेगा। तो बात ये है कि आपको वैल्यूएशन के बारे में अगर जानना है कि आप वैल्यूएशन फील्ड में क्यों आना चाहते हो, वैल्यूएशन करते कैसे, पर्टिकुलर क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं, क्या क्या मार्केटेबिलिटी होती है, कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, साइट पे जाके क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं, वो चीजें अगर आपको पहले से पता है तो आप किसी वैल्यूअर के पास भी अगर जॉब करने जाओगे ना, तो हम जॉब इसलिए करते हैं हम रियल लाइफ सिनेरियोस फेस कर सके। ठीक है, हमारा काम है, जब तक हम खुद से नहीं करते ना तब तक हमको पता नहीं चलता। इसलिए हम, अगर आप जा रहे हो किसी वैल्यूअर के पास सीखने, वो भी अच्छा है, बट उसके पास जानने के बाद आपको केस देगा, आपको केस दिया, आप जाके साइट पे क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे, खुद से सीखने से अच्छा 21 दिन में यहाँ पे सीख जाओ, और वहां जाने के बाद आप सीधा वो काम करो कि भाई ये चीजें मुझे पहले से पता है, यहाँ पे ये चीजें मुझे देखनी है, मुझे ये चीजें चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो वो ये 21 दिन का कोर्स आपको ये प्रोवाइड करेगा, आपको एज दे देगा कि आपको उतना चीज पहले से पता है, आपको सीधा रिपोर्ट सबमिट करना। तो ये चीज यहाँ पे कोर्स में डिस्कस होगी। ठीक है, ओके सर, ओके समझ गए, थैंक यू। हेलो सर, अच्छा सर, एक ऐसे ही मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे ये जो कोर्स है, सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट आपको भी पता है कि यूट्यूब पर फ्री में भी अवेलेबल है, अगर हम वहां से सीखते हैं और यहाँ पे सीखते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा? वहां पे अगर वो 5 साल का बंदा बैठा है जिसने रियल लाइफ सिनेरियो देखा है ना,
तो मुझमें और उसमें हम्म। कोई डिफरेंस नहीं है, आप सीख लो। पर ऐसा अच्छा, होता है ना, मैं अपना जॉब क्योंकि से टाइम निकाल के आपको सिखा रहा हूँ, आप समझ रहे हो। जी तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 3 साल कंस्ट्रक्शन साइट में काम किया, 2 साल वैल्यूअर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 कंस्ट्रक्शन साइट में टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने वैल्यूएशन में आया, तो उसका कुछ रीजन तो था। और मैं प्रॉड ट्रेनिंग के साथ इसीलिए जुड़ा हूँ कि कोई और 2-3 साल बर्बाद ना कर दे यार, कि आप लोग लेट ना हो यस जाओ, सर, क्योंकि अभी यस मार्केट सर, कल मार्केट नहीं रहा ना, तो फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार इसमें चले जाते तो अच्छा होता। तो एक बार आप आओ तो सही, फिर डिस्कस करते रियल लाइफ। अगर आपको यूट्यूब वाला बेटर दे रहा है फ्री में, तो सर भाई मैं भी खुद बेटर सीखना क्या है, ये चाहूंगा। तो यही सब बेटर क्या सर है यही तो मुझे नहीं पता ना, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखो सर भाई, मैं हेलो ये नहीं बोलता कि हेलो आपको मेरी लैंग्वेज अच्छी लग रही है या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सर लेना, मुझे मोस्ट वेलकम हो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या सर खुशी। एक क्वेश्चन आपसे पूछना था सर, या कि सर, आजकल जैसे क्लाइंट्स हैं सर, वो कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल है सर, आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि जैसे आप प्रत्युष जी सर, जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो एक्सपेक्ट करते हैं वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, उनको पहले ये पता होना चाहिए ना कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी बंदा है जो कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, वो जरूरी थोड़ी है कि वो वैल्यूअर होगा, समझ रहे हो। तो उनको अगर वैल्यूएशन चाहिए भी ना, तो वो सर्टिफाइड वैल्यूअर के पास जाए। वो आपसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उस वैल्यूअर का। हेलो। सर, अगर मान लीजिए मैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हूँ और इस कोर्स को करने के बाद मैं उन्हें एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ, क्योंकि सर एक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो नहीं पहले दे डिसाइड हुआ सकते था हमारा। सर, नहीं दे सकते। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आप कब प्रोवाइड कर सकते हैं, जब आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो। तो रजिस्टर कैसे होंगे सर? रजिस्टर करने के लिए आपको पूरा आईबीबीआई का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि अलग ही है पूरा। जैसे सीए बनते हैं लोग, सीए कैसे बनते हैं, तीन लेवल के एग्जाम देने के बाद बंदा सीए बनता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा आईबीबीआई का सर्टिफिकेशन कोर्स, जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। 5 साल एक्सपीरियंस करने के बाद आईबीबीआई के लिए आप रजिस्टर करोगे, उसके अंदर 50 घंटे का कोर्स करोगे, फिर उसके बाद एग्जाम दोगे। एग्जाम के अंदर 50-60% मैंडेटरी आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। और वो एग्जाम की चार्जेस वो होते हैं। कोर्स भी आपके यहाँ होता है क्या सर? नहीं, वो कोर्स हम यहाँ पे अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको बेसिक क्या है कि अगर आपको जॉब करनी है रियल एस्टेट सेक्टर में, आप या कोई फ्रेशर ग्रेजुएट हो, आपको जॉब करनी है, जॉब के लिए आपको बेसिक क्या टेक्निकल स्किल्स चाहिए, उसका यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है तो राजा बाय द जी। वे सर, अपने को बैंक से रिलेटेड उनसे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? बैंक से अगर केस लेना है, काम करना है तो? आपको केस लेके काम करना है तो आपको पहले तो खुद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वैल्यूएशन फील्ड में, ठीक है। फिर उसके बाद आप आईबीबीआई का रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर आप बैंक में जाइए, उनको बोलिए इन पैनल कीजिए, इन पैनल कर देंगे, आपको केसेस देना शुरू कर देंगे। कोई नहीं देता ना काम। तो उनके इन पैनल से अपने को काम बन जाएगा सर, बिना रजिस्टर्ड से? बिना रजिस्ट्रेशन के आपको कोई इन पैनल नहीं करने वाला बैंक, ठीक है। हाँ, वही चीज पूछा था मैं। हाँ, ठीक है। नहीं सर, तो जो नॉलेज हमको मिलेगी उससे एक वैल्यूएशन की हेलो। अंडरस्टैंडिंग तुमको हो ही जाएगी ना सर। या देखो, आप ईपीसी फील्ड में है ना। जी है सर। ठीक है, मैं यहाँ पे रिटेल की बात कर रहा हूँ। रिटेल मतलब आपको एक पता चल जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी है। अगर मेरी रो हाउस है, मेरा बंगलो है, घर का बंगलो है, तो बंगलो कितने वर्थ का है। अगर मैंने उसको, मेरे पापा ने 50 लाख में लिया था, तो आज के टाइम पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ से। सर ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को वर्थ कितनी है कि क्लाइंट को वर्थ कितनी है, ये प्लीज क्लियर करिए। कॉन्ट्रैक्टर को वर्थ कितनी है, सर प्रॉपर्टी मेरी वर्थ में मेरी टीम का प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट सब जुड़ा है ना सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस माय प्रॉफिट जो भी एनओसीज करके आ रहा है मेरे लिए। अगर मैं मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर हूँ इंडिपेंडेंट, और मैं किसी का G+2 बंगलो बना रहा हूँ सर, रो हाउस बना लीजिए, लग्जरी विला कर लीजिए, तो अगर ठीक है। वो मुझसे एज अ क्लाइंट कह रहे हैं कि हमने आपको 1.5 CR या 1.75 CR पे किया है, तो सर वही तो वैल्यूएशन उस करंट टाइम पे केवल प्रॉपर्टी की भी ना सर, लैंड की भी अगर पेपर्स ऐड कर देंगे तो उतनी ही तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ बस कंस्ट्रक्शन यही चीज प्रत्युष मैं आपको बता रहा हूँ, वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुई ना। 1.75 CR जो आपने उनको बिल दिया, उन्होंने आपको 1.75 CR दिया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी वर्थ कितनी की करती है, वो उसके लोकेलिटी पे डिपेंड कर सकता है ना। समझो, अगर आपकी जमीन की वैल्यू वहां पे 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट हुई, आपकी 2000 स्क्वायर फीट की जमीन थी, आपकी 2 लाख रुपए उसके हो गए, ठीक है। प्लस आपका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने किया वो गिन लो, प्लस आप क्या देखोगे भाई कि ये क्या है प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे नियर बाय ट्रांजेक्शन कितने में हुआ है। अगर बंगलो सेम आपने 1.75 में बना के दिया है, और सेम बंगलो कोई बंदा वहां पे 1.5 करोड़ की 1.60 में बना के दे रहा है, तो क्या वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं होगी ना।
तो वो चीजें क्या है कि वहाँ पे लैंड का क्या भाव चल रहा है, वहाँ पे सराउंडिंग नेबर कैसे हैं, उस पे उसके हिसाब से आप देखो। प्राइस, कॉस्ट एंड वैल्यू 3 अलग अलग चीजें हैं, आपको ही पता है। आप जो दे रहे हो ना वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आपको बिल पे हुआ, आपने कंस्ट्रक्शन किया, उसका आपका पैसे लिए हुए। वो आप जमीन का भाव क्या चल रहा है, वहाँ जमीन का लैंड रेट क्या है, वो सब ऐड करने के बाद एक वैल्यू बनाई जाती है कि ये पर्टिकुलर लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। ठीक है प्रत्युष जी? फाइन सर, फाइन फाइन सर, काफी मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आपसे इसमें सीखने को मिलेगा। देखिए प्रत्युष जी, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग यहाँ पे रिटेल सेक्शन देखेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये लैंड प्लस बिल्डिंग वैल्यूएशन के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, लैंड का कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि लैंड हमारे यहाँ मान लो 50 बीघा वाली बिकी हुई है और उसके सामने 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट को वैल्यू करना है, तो कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपको डाउट क्लियर करेंगे। आप अगर आपके पास कोई रियल लाइफ सिनेरियो आप डिस्कस कर सकते हैं प्रत्युष जी, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है फाइन सर। या प्रत्युष? हेलो हेलो, हाँ सर, चैतन्य बोल रहा हूँ मैं। हेलो या हेलो, हाँ सर, हेलो मेरा सवाल था कि जो वैल्यूएशन हम लोग करते हैं फ्लैट वगैरह का, तो वहाँ पे कम्युनिटी डोमिनेंस और ऑक्यूपेंसी लो रहेगा, तो वैसे केसेस का भी होगा क्या? मतलब ये जो कैसे केसेस को हैंडल करना चाहिए या फिर उसका वैल्यू कैसे निकालना चाहिए, वो भी केसेस वैसा भी होगा? तो वैल्यू की बात कर रहे हो ना आप, वैल्यू देखो मैंने आपको बोला मेथोडोलॉजी ऑफ वैल्यूएशन होता है कि कौन से मेथड से आप निकाल रहे हो। ठीक है, आपने बोला कम्युनिटी डोमिनेंस है, कम्युनिटी डोमिनेंस से आपका काम है, कम्युनिटी डोमिनेंस से आप डिसाइड करेंगे। नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा सिनेरियो रहा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हाँ, तो आप उसको वैल्यूएशन जो आपको मार्केट के अंदर रेफरेंस मिलता है ना, क्या पर्टिकुलर 1 BHK फ्लैट उस बिल्डिंग के अंदर आपको 10 लाख का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका उसका यूनिट कॉस्ट हुआ। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो यहाँ पे कम्युनिटी डोमिनेंस है कि मैं इसको 10 लाख में बेच पाऊंगा तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बेच पाऊंगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको रिपोर्ट्स में मेंशन करनी है, ना कि आपको कॉस्ट को चेंज कर देना कि मैं 5 लाख कर दूं वो फ्लैट की कीमत। अरे यार वो फ्लैट वहां पे 10 लाख का ही मिलेगा, वो मैं लूं या फिर कोई और बंदा लेगा, रहेगा वो 10 लाख का। ये सब चीजें सिर्फ रिमार्क्स में आएंगे, ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ, आप उसको रिपोर्ट्स में मेंशन कीजिए ना कि भाई ये चीजें यहाँ पे है, वो लोग अपना कॉल लेंगे कि उनको करना क्या है। ठीक है, आप वैल्यू थोड़ी चेंज कर सकते हो किसी प्रॉपर्टी की यार। ओके, नहीं मेरा मतलब ऐसा पूछ रहा था। ओके ठीक है, थैंक यू सर। नहीं कोई इशू नहीं। हाँ नहीं, मतलब ऐसा कुछ रहेगा, मेरे ऐसे डाउट्स रहेंगे, मतलब इसके लिए नहीं, ये यही चीज है एक्चुअली, ये चीज यही है। मैं भी कोई एजुकेटर, मतलब मैंने कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मैं भी खुद एक अभी भी काम कर रहा हूँ और मैं भी अपना शेयर करना चाहता हूँ नॉलेज, जिससे आपका एक बच जाए यार, समझ रहे हो? नहीं बराबर है इसके लिए। ठीक है, और ये वैल्यूएशन में हाँ वही उसके लिए मुझे ज्वाइन करना था। और मेरा सवाल था कि अभी इसका कोर्स जो है अभी कब तक स्टार्ट होगा ये? वो आपको प्रो ट्रेनिंग की टीम बता देगी। ठीक है, ओके ठीक है, चलेगा। इज देयर एनीवन? आशीष Sir, we'll be starting in 2 to 3 days. या ओके आशीष, हेलो। यस सर। अभी क्वेश्चंस ना हो तो बंद करे क्या? हो गया अपना? कुछ और कुछ क्वेश्चंस है क्या? देखो सर, टैक्स के अंदर रजिस्टर रहा तो बस आईबीबीआई कोर्स करना पड़ेगा। कौन है सर, कौन है ये? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ रोशन जी बोल। वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर रहा तो टैक्स पैनल इंजीनियर को नहीं, आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हो? वेल्थ टैक्स एक्ट का ये रजिस्ट्रेशन रहता है ना। वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हो आप? हाँ देखो मैं आपको क्या बोला, मैंने आपको यही बोला ना, एनबीएफसीज एंड बैंक्स, आप डिपेंड करता है कि कौन बंदा कैसे। देखिए हम लोग कोई टेंडर देते हैं बाहर, तो टेंडर के अंदर हम लोग लिखते हैं ना कि भाई पर्टिकुलर ये बंदे ही आ सकते हैं। तो ऐसे बैंक्स एंड एनबीएफसीज के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरे को वेल्थ टैक्स वाला भी बंदा चलेगा, तो आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हो। बनी आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से वेल्थ वाले लेते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे को जहां तक पता है ना कि आईबीबीआई मैंडेटरी कर दिया हुआ है कि बैंक के अंदर तो आईबीबीआई ही लेंगे वो लोग। ठीक है, तो वेल्थ टैक्स कहाँ पे ले सकते हैं? एनबीएफसीज में देखो, आप एनबीएफसीज की लिस्ट निकालो, वहां पे कोई बात है, कोई मैनेजर, उनसे बात कीजिए। ठीक है, तो वो आपको वो बताएंगे, क्योंकि वेल्थ वाले हम तो सिविल इंजीनियर है भाई, हमको वेल्थ नहीं पता, हमको पता है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं उस चीज पे बोलूँ वो सही नहीं रहेगा। ठीक है सर आईबीबीआई के अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं?
नो इशू सर, IBBI के सिवा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। IBBI ही इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि हम जैसे चार्टेड वैल्यूअर का एक अपना खुद का है ना, चार्टेड का उनका होता है, ऐसे हमारा IBBI है। हम उसके थ्रू जाएंगे, हम उनका ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हमको, और उससे रजिस्टर होना पड़ेगा। तो फ्रीलांसिंग के लिए भी वो भी नीडेड है? देखो फ्रीलांसिंग क्या है, आप फ्रीलांसिंग कौन से स्टेज पे कर रहे हो? देखो फ्रीलांसिंग अंदर आप चाहते हो कि मेरा खुद का सिक्का लगे कि मैंने ये वैल्यूएशन रिपोर्ट दी है, ठीक है, तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रत्युष जी। थैंक यू सर। या सर, तो उसके लिए अपने को फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस चाहिए कि आपके यहाँ जो अपन एक्सपीरियंस है वैल्यूएशन का उसका ये सर? नहीं, आपके यहाँ मतलब मैं समझा नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? मतलब अपने को वैल्यूएशन का कोर्स का उसका 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा कि अपन फील्ड वर्क? वर्किंग प्रोफेशन, आपको 5 साल का वर्किंग प्रोफेशन इन द डोमिनेंस ऑफ वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सर। अच्छा। हाँ, वो आप बैंक में करें या फिर कोई वहां पे मतलब NBFC में करें, पर कहीं ना कहीं करें, वैल्यूएशन के एक्सपीरियंस ही आपको। अच्छा, पर उनका सर्टिफिकेट उसको लगेगा तब जाके उस पे IBBI उसका काम करेगा? सर्टिफिकेट नहीं लगता ना सर, सर्टिफिकेट आपका रिलीविंग लेटर लगेगा। आप जॉब कर रहे हैं 5 साल के बाद आपको बैंक लिख के देगी 5 साल हमारे यहाँ पे काम किया बंदे ने। अच्छा।